चलिए कुछ शुरू करें। हाँ सर चलिए ठीक हो गया। So now the attendees, आप लोग any questions that you have, तो हम आपके पहले questions देखते हैं और फिर हम सर को देंगे। आपके पास कोई क्वेश्चन हो जो आप लोग attendees आप लोग पूछना चाहें, जो लोग भी हैं आज के सेशन में, आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो that can be taken up। या मैं शुरू कर सकता हूँ, मैंने हाँ कुछ आप करें सर। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, आप करें सर। क्योंकि एक टॉपिक जी जो जिसमें अक्सर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं जी और पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं है जी जी एज पर एनसीईआरटी एंड सीबीएसई एटसेट्रा। जी, तो मैं सोच रहा था उसके बारे में कुछ बात कर ली जाए। जी शायद 2-3-4 नए पॉइंट्स मैं बतला सकता हूँ। बिल्कुल सब लोग इंटरेस्टेड होंगे। जी हाँ। और these relate to balance of payments। ओके फाइन। अगर सभी लोग चाहते हो तो इसकी बात की जा सकती है। कुछ एक नई बातें मेरे ध्यान में है। ओके करें इसको? जी कर लें सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे। बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, सबसे पहली बात इसमें जो मैं बतलाना चाहूंगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का डाटा कौन कलेक्ट करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का डाटा कौन कलेक्ट करता है, ठीक है। इसके बारे में पूरी शायद जानकारी नहीं है। जी और कम से कम किताबें नहीं बतला रहे इसके बारे में। जी, तो मैंने सोचा ये शायद एक बात नई हो सकती है जो मैं शेयर कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डाटा 2 लेवल्स पर 2 डिफरेंट एजेंसीज कलेक्ट कर रही हैं। ओके। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओके। दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डायरेक्टरेट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस, डीजी इंटेलिजेंस, कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, DGCIS। तो एक एंड पर वो करते हैं, दूसरे एंड पर बीओपी आरबीआई करता है। ओके। इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों ही एजेंसीज अलग अलग डाटा बतलाती हैं। अच्छा, तो सर आपका ये कहना हो रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डाटा है इंडिया में, जैसे वो आरबीआई कलेक्ट करता है, दूसरे का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्ट करती है, और आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक डिपार्टमेंट का नाम बताया है ना, डीजीसीआई, तो वो कलेक्ट करते हैं, और आरबीआई और डीजीसीआई के डाटा में डिफरेंस आता है। दोनों का डिफरेंस आता है। अच्छा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही गलत नहीं होते। अच्छा, दोनों ही ठीक है। ओके। अब यहीं पर क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं। ओके। या एक होगा या दूसरा होगा। हाँ। या मैं ये कहूंगा कि 100 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया, आरबीआई कहेगा 110 बिलियन डॉलर का किया गया। हाँ। और दोनों ही ठीक है अपनी जगह। हाँ। ओके। तो ये डिफरेंस क्यों है? ओके। अब सिचुएशन समझे ना इसमें। हाँ। कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई बतलाना चाहे। सर अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अच्छा, तो मैं ही क्वेश्चन इन पर रेज कर रहा हूँ जी कि गुड आफ्टरनून। फॉरेन ट्रेड का डाटा 2 एजेंसीज कलेक्ट कर रही हैं जी, उसे पब्लिश करती हैं, एनालाइज करती हैं जी, और दोनों ही ऑफिशियल एजेंसीज हैं। इसके अलावा प्राइवेट सोर्सेज से होता होगा, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है जी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2 एजेंसीज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डायरेक्टर जनरल, दोनों ही डाटा दे रही हैं और दोनों का ही डाटा ऑथेंटिक माना जाता है। ओके। दोनों का ही डाटा ऑथेंटिक माना जाता है जी, लेकिन दोनों के डाटा में डिफरेंस आता है। ओके। अगर 2019-20 का डाटा जब भी पब्लिश होगा, डीजीसीआईएस कुछ और डाटा देगा, आरबीआई कुछ और डाटा देगा। ओके। और दोनों को गलत नहीं मानते। अच्छा, तो ये डिफरेंस क्यों है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। पार्टिसिपेंट्स में से कोई अगर बतलाए। कोई पार्टिसिपेंट्स बताना चाहे कि जो सर कह रहे हैं कि बोथ दीज एजेंसीज आर देयर एंड देन इन दोनों के ट्रांजैक्शंस में इन दोनों का डाटा जो कलेक्ट
Sir, is it a way because of they are using different methods of collection? Might be because of sample and census method. I don't know very much, but I just giving my suggestion or idea. May I know who is on the line? Sir, Rashmi Jain, नमस्ते sir. Sir, glad to hear. बहुत अच्छा लग रहा है सर आपको देखकर और सुनकर. चलिए, अच्छा बना रहेगा, अच्छी बात करेंगे. देखिए, ऐसा नहीं है रश्मि जी. और क्या पॉसिबिलिटीज हैं ऐसा होने की? मेथोडोलॉजी कुछ भी नहीं है इसमें. इसमें खाली जो ट्रेड किया जाता है, कितना ट्रेड किया आपने, कितना वाउचर सबमिट किया, उसे एंटर कर लिया जाता है और कुछ नहीं किया जाता. हाँ विनय जी. नमस्कार सर. बहुत 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 अच्छा लग रहा है आपको देख के इतने टाइम का. ये बात बाद में कर लेंगे, अभी थोड़ा हमारे लिए तो सर ये पहले है. वो बात में कर लेंगे. अच्छे बुरे की बात. ये ऐसा क्यों है जानना जरूरी है. क्या सर कोई डिफरेंट टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, कुछ फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ रेट? ऐसे टूटा फूटा नहीं बताइएगा, पूरी बात बताइएगा अगर बतला रहे हैं. नहीं सर, मुझे वो है कि अगर दोनों का पॉइंट ऑफ टाइम जो डेटा कलेक्शन का डिफरेंट है, या जो रेट ऑफ एक्सचेंज है अगर कुछ वो डिफरेंट है, इज इट रिलेटेड टू दैट कुछ ऐसा? नहीं, रेट ऑफ एक्सचेंज तो उसी फॉरेन एक्सचेंज में रिकॉर्ड किया जाता है. ओके, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? हेलो. हाँ जी सर. क्या पॉसिबल? यूनिक क्वेश्चन है आपका. हाँ जी. हाँ सर, ये क्वेश्चन पे कभी हमने सोचा ही नहीं इस बारे में. हाँ, तो ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जिसकी जो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और शायद काम आएंगी. और ऐसी कुछ और बातें भी आगे करेंगे अगर बना रहा. जी. ऐसा होता है, मैं एक्सपोर्टर हूँ. मैंने आज अपना बिल बॉर्डर पर भेजा, कस्टम पर भेजा. और भी अच्छे. हेलो. अच्छा, तो मैंने अपना एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट्स आज भेजे और वो कस्टम्स के यहाँ पहुंचे. कस्टम्स के यहाँ जैसे ही पहुंचे, वहां पर DGCIS के जो रिप्रेजेंटेटिव है उसने एंटर कर दिया कि 10 करोड़ रुपए के काजू इंडिया ने आज एक्सपोर्ट किए USA को. ये डाटा अकाउंट हो गया, अकाउंट फॉर हो गया. और इसी तरह से तमाम डाटा अकाउंट फॉर होता जाता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक. ठीक हो गया? हेलो. हाँ बिल्कुल सही. ठीक है. कोई क्वेश्चन इस बारे में? नो सर. नहीं अभी तो नहीं. डाटा के दोनों ही वॉल्यूम और वैल्यू दोनों कैलकुलेट कर लिए जाते हैं और 31 मार्च को अकाउंट से बंद किया जाता है तो उसका टोटल कर लिया जाता है. जी. सिग्मा वैल्यू जो है वो एक्सपोर्ट वैल्यू है और इसी तरह से सिग्मा वैल्यू इंपोर्ट वैल्यू है. ये काम किया DGCIS ने. यहाँ तक RBI का कोई रोल नहीं है जी, और ना ही RBI का कोई इंटरेस्ट है इस सब में. RBI पिक्चर में कहाँ आता है जी? मैंने एक्सपोर्ट किया 100 करोड़ रुपए का जी. ओके. उसकी पेमेंट मेरे पास आएगी. 100 करोड़ की पेमेंट मेरे को मिलेगी. और वो कब मिलेगी? वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में है जी. हो सकता है पेमेंट इमीडिएटली आ जाए, हो सकता है पेमेंट 2 महीने बाद हो सकता है क्रेडिट पेमेंट की गई है 6 महीने बाद हो. जी. ठीक है ना जी. अब जो पेमेंट आएगी वो ऑफिशियल चैनल से आएगी जी. और यहाँ पर RBI पिक्चर में आ जाता है. इंस्ट्रूमेंट आया आज, जो पेमेंट की एडवाइस आई, अब तो सारी ऑनलाइन आती हैं. पेमेंट की जो एडवाइस आई उसमें आया कि $100 मिलियन उस इंपोर्टर ने मेरे को आज ट्रांसफर किए हैं. जी जी जी. और ये $100 मिलियन इंडिया के अकाउंट में चलेगा. जी. इसके आगे की डिस्कशन कौन कैरी करेगा? विनय बतलाएंगे. सर आई थिंक मतलब फिर ये हुआ कि RBI इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो वहां पर जितना वैल्यू ऑफ करेंसी आई, RBI डील्स विद दैट अमाउंट ओनली. कितना आया? अब 100 करोड़ की एक्सपोर्ट तो हुई 19-20 में.
हाँ जी, ये DGCIS कह रहा है। राइट, RBI के पास जो सा अकाउंट आया वो आया 90 करोड़ का, बिल्कुल, 10 करोड़ की अभी पेमेंट बाकी है। राइट, तो RBI की नजर में इंडिया ने 90 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, 100 करोड़ का नहीं। यानी सर DGCIS कहेगा नहीं हमने 100 करोड़ का किया। हम्म, तो RBI जो है वो एक्चुअल अकाउंट से चलता है। सर मैं इसको अकाउंटिंग टर्म में, सर सॉरी टू इंटरप्ट, मैं इसको अगर अकाउंटिंग टर्म में समराइज करूं तो हमारे अकाउंटिंग में दो बेसिस होते हैं, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। हाँ, so it's cash basis. RBI is कैश बेसिस, राइट। RBI goes by cash basis. Accrual को नहीं मानता RBI। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो रिजल्ट क्या है? इस साल 100 करोड़ आने थे, 90 करोड़ आए, वेरिएशन हो गई। 3 अप्रैल को नया रजिस्टर खुल गया। अब 1 अप्रैल को पिछले साल का 10 करोड़ आ गया। ओके, DGCIS उसका अकाउंट नहीं करेगा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, DGCIS उसका अकाउंट नहीं करेगा। RBI कह रहा है कि 10 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया 1 अप्रैल 2020 को। DGCIS की किताबों में ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो विनय ने ठीक उसको बतला दिया कि RBI कैश बेसिस पर लेता है, DGCIS उसको वॉल्यूम फिजिकल बेसिस पर लेती है। कोई प्रॉब्लम? इसमें कभी सोचा नहीं था कि एक्चुअली दोनों में एजेंसीज पे वेरिएशन आता है। एब्सोल्युटली क्लियर सर। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है कंट्री का, उसके अंदर अपन कौन सा डाटा प्राइमरी यूज करते हैं या दोनों ढंग से बनता है? कैश करते हैं उसमें। अच्छा, RBI का डाटा हम लेते हैं उसके अंदर। RBI का डेटा, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए RBI का डेटा लिया जाता है। ओके, ओके, क्योंकि RBI के डेटा में खाली एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है, और भी चीजें हाँ हाँ, जो कि DGCIS नहीं करता है। रेमिटेंसेस वगैरह भी RBI के हिसाब से आ जाते हैं। आगे चल रहे हैं, यहाँ तक का मैं पूछ लूं, कुछ भी और बात करनी है तो। जी जी। हाँ रश्मि जी, और इसके बारे में कुछ? नो सर, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर, थैंक यू सर। अब दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ ये आया कि जो पिछले साल 10 करोड़ की शॉर्टफॉल रिफ्लेक्ट हुई RBI में, वो कहाँ गई? ओके, वो कहाँ गई? ओके, पिछले साल कम हुआ सर, पिछले साल आपने 100 करोड़ RBI का के डाटा में, हाँ, तो वो करंट ईयर में आ जाएगा ना सर? वो अब नेक्स्ट ईयर का जो सा 10 का था वो RBI के उसमें आ गया, DGCIS में नहीं आएगा, दोनों बराबर हो गए। क्योंकि वो डबल काउंटिंग नहीं कर सकते ना सर, एक चीज को। डबल काउंटिंग नहीं हुई ना उसमें। हाँ एग्जैक्टली, डबल काउंटिंग नहीं हुई। और अगर हम एक लंबा पीरियड लेंगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, दोनों का टोटल बराबर हो जाएगा। हुई या नहीं इसमें? जी जी, यस सर। ईयर 1 में RBI का डेफिसिट था, डेफिसिट का मतलब उस उनके डाटा से कम था। ईयर 2 में भी सपोज कम था, ईयर 3 में भी सपोज कम था, लेकिन किसी टाइम पर आकर RBI की वैल्यू DGCIS से ज्यादा होगी ही होगी, और तब बैलेंस जो है 0 हो जाएगा। ये तो सर ये बात होगा ना, ये जैसे अगर 5 साल पहले का आज सेट ऑफ हुआ है तो आज जो डिफरेंस है वो आगे सेट ऑफ होगा, तो ये तो वो आगे चलता सेट ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर 50 साल का डाटा आप करेंगे तो उसमें कोई डिफरेंस रहेगा ही नहीं। ओके, ये डिफरेंस 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, एक शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकता है, नेग्लिजिबल कम होता जाएगा ना इफेक्ट, 0 हो जाएगा किसी पॉइंट पे। बिल्कुल मे बी। और डेफिसिट जो सा था वो सरप्लस भी हो सकता है किसी टाइम पर, RBI का DGCIS से ज्यादा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल एडवांस, ठीक है ना? अच्छा, सेकंड DGCI का डाटा है वो कहाँ पे काम आता है? जैसे RBI का तो आपने बताया बैलेंस ऑफ पेमेंट। DGCIS का डाटा बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट के एनालिसिस के काम आता है कि कितने एक्सपोर्ट और कितने इंपोर्ट, वॉल्यूम और वैल्यू कितने हुए, या फिर सर शायद टैक्सेशन के काम। एक बात और बता दूं आपको, RBI वॉल्यूम नहीं कलेक्ट करता। अच्छा, RBI वॉल्यूम का डाटा कलेक्ट नहीं करता है। अगर मैं RBI से ये जानना चाहूँ कि पिछले साल कितने काजू एक्सपोर्ट किए गए इन वॉल्यूम, RBI नहीं बतला पाएगा। ओके, इसके लिए मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही पूछना होगा, DGCIS से ही पूछना होगा। तो वॉल्यूम की जो एनालिसिस है वो खाली DGCIS के डाटा से हो सकती है,
और जब भी हम कोई भी मॉडल या किसी भी स्टडी को करते हैं तो हम वॉल्यूम में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, वैल्यू में कम। ओके ओके। क्योंकि वैल्यू का बेसिक फंक्शन है टर्म्स ऑफ ट्रेड में, जी जी जी, कि हमने कितनी कीमत पर सामान बेचा था, कितने पर बेच सकते थे, वगैरह वगैरह वगैरह। जी जी जी, तो इसलिए इकोनॉमिक एनालिसिस की पर्पस के लिए हम जी। हमेशा DCIS का डाटा यूज करते हैं ट्रेड के बारे में। ओके। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में और चीजें भी आती हैं, सब लोग जानते हैं इसमें। जी जी जी। विजिबल्स हैं, इनविजिबल्स हैं। विजिबल्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, इनविजिबल्स बैलेंस ऑन इनविजिबल्स। जी आपसे एक क्वेश्चन, जी। इनविजिबल्स में क्या जोड़ा जाता है? सर इनविजिबल सर्विसेज आ गए सर। बैलेंस ऑफ Services. बैलेंस ऑफ फिनिश्ड सर्विसेज, यूनिलैटरल्स एंड बैलेंस ऑफ फैक्टर इनकम्स। अच्छा। अच्छा। एक स्टूडेंट्स के लिए खाली आपको थोड़ी सी एडवाइस दे दूं, हाँ जी। RBI मंथली बुलेटिन आता है, जी अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है आपके गूगल पर। तो RBI मंथली बुलेटिन, कोई भी एक बुलेटिन लेकर उसमें एक कंप्लीट टेबल होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स स्टेटमेंट ऑफ इंडिया। उसमें सारे आइटम्स 1 2 3 4 वगैरह वगैरह लंबी लिस्ट है, जिससे ये इनविजिबल्स कैलकुलेट किए जाते हैं। ओके। तो स्टूडेंट्स को रेफर कर सकते हैं कि वो उस टेबल को देखें। अब ये नहीं कहिएगा ये NCERT में नहीं है। हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. आप Yes, sir. इस टेबल को देखिएगा और स्टूडेंट्स को कहिए देखें और इसमें से आइटम्स को आइडेंटिफाई करें। अच्छा, ये अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। काइंड ऑफ ग्रुपिंग करना, क्लासिफिकेशन। हाँ हाँ। अच्छा, इसमें क्वेश्चन फॉर एग्जांपल इनविजिबल्स में रेमिटेंसेस हैं जी बाकी बैंकिंग ट्रांसफर्स हैं जी। कई एक इनविजिबल सर्विसेज हैं, हाँ सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल। जी आप सब लोग एक्सपर्ट हैं सॉफ्टवेयर के, जी। कंप्यूटर के। हाँ जी, हेलो। सॉफ्टवेयर कैसे हैंडल किया जाता है? सॉफ्टवेयर सर, व्हाट्स फाइनल। हेलो। हाँ जी सर। सॉफ्टवेयर कैसे हैंडल किया जाता है BOP में? RBI कैसे हैंडल करता है इसको? ओके, मतलब सॉफ्टवेयर बना के सेल करना या किस सेंस में? सर इनविजिबल, सर मेरे हिसाब से इनविजिबल में होना चाहिए। सॉफ्टवेयर हम बाहर बेचते हैं ना, सॉफ्टवेयर हमारे काफी बड़ा सोर्स है इनकम का। हाँ जी हाँ जी। Sir, when we receive the payments in dollars or in foreign exchange. क्या कह रही हैं? Sir, when we receive the payments, when we receive or when we pay for the software, so it is in terms of foreign exchange, and so that we'll able to know how much, what is the amount of the software. So where do we enter it? नहीं सर, एक्चुअली शायद पूछना चाह रहे हैं कि हम जैसे टेंजिबल थिंग्स के लिए तो हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में एंट्री करते हैं। Okay, sir, invisible item. Sir, invisible item. इनविजिबल ही होगा सर। Invisible item, sir. तो BOP BOI में इंक्लूड होना चाहिए, यही कह रहे हैं आप लोग? हेलो। हाँ सर। BOI Yes, में sir. इंक्लूड होना चाहिए। Invisible नहीं, items. हम किसी मीडिया की फॉर्म में अगर दे रहे हैं, फॉर्म में दे रहे हैं, किसी DVD में ऐड करके या किसी वॉल्ट में। Sir, if we are sending the pen drive. नहीं, वो तो कंसोलिडेटेड मतलब एक चीज है ना, मतलब हम सॉफ्टवेयर को किसी हार्डवेयर के साथ ऐड करके या किसी और चीज में बैठना। बट सर ने अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है सर वो लेकिन प्राइस तो उसकी मेरे ख्याल से मेन सॉफ्टवेयर की होगी, वो जो कंपोनेंट है मीडियम है वो ठीक है सर, लेकिन जो हम नॉर्मली जो सर्विसेज की बात करते रहे हैं वो बैंकिंग सर्विसेज, टूरिज्म सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, जो इस तरह की फाइनेंस सर्विसेज की बात कर रहे हैं। तो लेकिन सॉफ्टवेयर की अपने एक बहुत बड़ा आइटम है ना, उनको वी हैव सोल्ड द राइट। खराब हो गई सॉफ्टवेयर में तो वी हैव गिवन द राइट टू यूज दैट सॉफ्टवेयर।
उससे क्या फॉरएवर परमानेंटली। मैं नहीं सर, मैं वैसे जस्ट कंपेयर कर रहा हूँ कि बाकी सर्विसेज से अलग है। बाकी सर्विसेज विनय बात सुनो। हाँ जी सर। इसने आज सॉफ्टवेयर उनको बेचा, हाँ जी पेमेंट जब भी आई उनकी, हाँ जी, अगर इस साल आई तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर आई तो नेक्स्ट में हो जाएगा। राइट। जो मैं रजिस्टर बना रहा हूँ उसमें जो मैं आइटम लिख रहा हूँ, हाँ जी, तो इसे किस आइटम में एंटर करूंगा? किसी आइटम में एंटर करना होगा ना। इनविजिबल्स में होना चाहिए सर, इनविजिबल में। मुझे लगता है कि ऑल्दो इट इज इंटेंजिबल, बट मुझे सर का बोलने का मतलब है जो कंपोनेंट है, लाइक जो ऐप बना है वो सीडी में होगा। सीडी इज नॉट एन इनविजिबल आइटम। नहीं, वो ठीक है, वो सर कह रहे हैं कि हम जरूरी नहीं कि हम सीडी की फॉर्म में दें, हम डायरेक्ट ट्रांसफर भी कर सकते हैं, बट स्टिल इट हैज गॉट राइट फॉर दैट। यस, इट हैज गॉट सम डेटा। मतलब हम जब अगर बैंकिंग सर्विसेज देते हैं या कोई भी और मेडिकल सर्विसेज दी, तो वो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ यहाँ तक, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। हाँ जी, सॉफ्टवेयर हम डायरेक्ट भेज सकते हैं, सॉफ्टवेयर हम पेन ड्राइव में या किसी और इंस्ट्रूमेंट में भेज सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। बिल्कुल। लेकिन आप कह रहे हैं बट हाउएवर। अब ये बट हाउएवर क्यों और इसके आगे क्या? हाँ, क्या हाउएवर क्या जोड़ना चाह रहे थे आप? क्या राइट था? नहीं सर, बाकी सर्विसेज में जैसे क्या होता है ना कि सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द पर्सन हु इज गिविंग सर्विसेज, बट यहाँ तो हम वो पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया हमने। अब मेडिकल सर्विसेज में डॉक्टर ने कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज दी तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है बस। सर इनविजिबल्स में ही लेना चाहिए मुझे लगता है। हाँ, जैसे हम इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं उसको, तो एक तरह से वो इंटेंजिबल्स में ही होगा, इंटेंजिबल में ही होगा। डॉक्टर की सर्विस, डॉक्टर ने बात करी, ऑनलाइन उसने बात करी और वो ऑनलाइन रिकॉर्ड वहीं पर ही है, डॉक्टर के पास है या क्लाइंट के पास है, किसी के पास नहीं है। किसी ने उसको देखा नहीं, किसी ने उसको छुआ नहीं। ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। लेकिन सॉफ्टवेयर जब जाता है, मान लीजिए वो उसमें गया पेन ड्राइव में, अब पेन ड्राइव तो एक इंस्ट्रूमेंट है और एक टेंजिबल इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल। आपने उसको देखा जी, आपने उसको छुआ, आपने उसको पैक किया, जी, आपने उसको मेल किया, जी, और पोस्ट ऑफिस वाले ने उसकी एंट्री करी, पोस्ट ऑफिस वाले ने उसकी एंट्री करी, मेल को डिलीवर किया गया क्लाइंट के पास, क्लाइंट के यहाँ जाकर ये सब प्रोसीजर दोबारा से रिपीट हुए, उसके पोस्ट वाले ने उसके यहाँ पहुंचाया, एंट्री करी, वगैरह वगैरह वगैरह। इज इट नॉट ए विजिबल आइटम या नहीं? Sir, we are using that pen drive as a medium to share the software. I have sold my software to you. I have sold my in form of a visible item. But sir, visible item की फॉर्म में बेचा ना मैंने आपको। But if it is sold, विजिबल में दिया है तो उसे विजिबल आइटम ही काउंट किया जाता है और उसे बैलेंस ऑफ ट्रेड में ऐड कर दिया जाता है। Okay. या नहीं? सर नहीं रहिएगा, बताइएगा। अच्छा, तो मैं यही बोल रहा था कि सॉफ्टवेयर जैसे है, सॉफ्टवेयर के दोनों फॉर्म्स हैं। सॉफ्टवेयर विजिबल भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर इनविजिबल भी हो सकता है, और विजिबल को बीओटी में ऐड किया जाएगा, इनविजिबल को बीओआई में ऐड किया जाएगा। ओके। विजिबल जितना गया है वो बीओटी में एंट्री होगी, इनविजिबल जितना हुआ है वो बीओआई में एंट्री होगी। Sir, kindly explain it again. हाँ, मैं ये कह रहा था सॉफ्टवेयर तो है, ये दोनों सॉफ्टवेयर दोनों तरीकों से बाहर भेजा जाता है। जी।
तो जितना सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जाता है जी वो बीओटी में ऐड किया जाता है, ओके और जितना सॉफ्टवेयर इनविजिबल में जाता है, ऑनलाइन जाता है, उसको Yes, बीओ sir. आइडेंटिफाई करता Okay, sir. Understood, sir. है। ठीक है, कोई इशू इसमें? No, Right. sir. No, sir. Very clear. नो राइट, Understood. Understood. Thank you, sir. और कुछ इसके बारे में? सर अभी तो नहीं, आपने एकदम नई चीज बताई। आज हम लोग भी दोनों कैटेगरी में हो सकता है। नहीं, ऐसा ही होता है, जी आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी तरह से कलेक्ट कर रहे हैं इसको। जी